भाई मुझे मेरा प्यार चाहिए वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी उसकी बहन तड़पते हुए बोली तो जीवन पासा ने अपने दांत भींच लिए। उसकी बहन ने तीसरी बार खुदकुशी करने की कोशिश की थी, वह भी एक साधारण लड़के के लिए जो गरीब जरूर था लेकिन स्वाभिमानी था। उस लड़के ने ये कहकर जीवन पासा की बहन को ठुकरा दिया था कि उसकी एक छोटी बहन है और जब तक वह अपनी बहन की शादी नहीं कर देता तब तक वह खुद भी शादी नहीं करेगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी सुबह ही होगी, अपनी जिद्दी बहन से कहकर जीवन वहां से निकला और अपने गार्डों के साथ उस लड़के के घर पहुंच गया। फिर बिना उसकी बहन को देखे उससे हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली, बदले में अपनी बहन की शादी करवा दी। शाम को वह थका हुआ अपने कमरे में लौटा था, तभी सहमी सी मासूम सी लड़की को देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। हे लड़की, कौन हो तुम? वैसे तो तुम बड़ी निडर बनती हो मगर प्यार का इजहार नहीं कर सकती। मंजरी ने बड़ी चालाक मुस्कान के साथ सामने बैठी खूबसूरत लड़की को जैसे चुनौती दी। वह लीसा पासा थी, कॉलेज की बहुत ही सुंदर अमीर लड़की जिस पर हर लड़का जान देता था, मगर वह दिल हार बैठी थी एक ऐसे इंसान पर जो उसकी तरफ देखता तक नहीं था। अगर तुम मुझे उस्काने के लिए ये सब कर रही हो तो मत कहो, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि सिर्फ तुम्हारे कहने पर अपनी बेइज्जती करवा लूं। लीसा मंजरी की चालाकी समझती थी। उसने आराम से ठंडे जूस का घूंट भरा। उसके बाल कंधों तक कटे हुए थे जिसमें हल्की भूरी लटें चमक रही थी। मेज पर एक महंगा बैग लापरवाही से पड़ा था जो लीसा का ही था। अर्चना बस उसे देखती रह गई, मगर वे जानती थी लीसा को कब और कैसे अपनी बातों में फंसाना है। उसने अपना तरीका बदलते हुए, अगला बार क्या, मैं भला तुम्हें क्यों उस्काऊंगी, मैं तो चाहती हूँ तुम उसे बता दो कि तुम उससे प्यार करती हो ताकि वह किसी और के बारे में ना सोचे। अर्चना की आवाज में इस बार हमदर्दी थी, मतलब लिसा इस बार सच में चौंक गई थी। अचानक उसे बेचैनी महसूस होने लगी। मतलब ये हो सकता है कि उसे भी कोई दूसरी लड़की पसंद आ जाए और वह उससे प्यार करने लगे। इससे पहले कि ऐसा तुम उसे अपने दिल की बात बता दो ताकि वह सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचे। अर्चना ने बड़ी सफाई से बात को ऐसे मोड़ दिया, लिसा सच में घबरा गई। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर गई। क्या सच में वो किसी और के बारे में सोच सकता है? उसे विश्वास नहीं हो रहा था। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, क्यों नहीं सोच सकता? बल्कि तुम जितनी देर करोगी उतना ही मौका बढ़ जाएगा। अर्चना ने झुककर धीरे से कहा। लीसा का गला सूख गया, उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये सोच पाना भी मुश्किल था कि आनंद किसी और के बारे में सोच रहा होगा। वह अगले ही पल अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। अगर ऐसा है तो मैं आज ही उसे अपने दिल की बात बता दूंगी। उसका रुख अब लाइब्रेरी की तरफ था। वह जानती थी आनंद वहीं मिलेगा। कॉलेज की बड़ी और शांत लाइब्रेरी में उस समय गहरी खामोशी फैली हुई थी। खिड़कियों से आती धूप किताबों की कतारों पर पड़ रही थी और इस सन्नाटे में सिर्फ पन्ने पलटने और कलम चलने की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। आनंद लाइब्रेरी के एक कोने में बैठा पूरी लगन से अपने नोट्स तैयार कर रहा था। वह एक साधारण लेकिन बेहद आकर्षक नौजवान था। सादी सी गहरे हरे रंग की शर्ट, बिखरे हुए बाल, आंखों पर लगा चश्मा उसकी गंभीर सोच को दिखा रहा था। वह इस कॉलेज का सबसे होशियार छात्र था जिसका मकसद सिर्फ अपनी मेहनत से अपना और अपनी छोटी बहन का भविष्य बनाना था। फालतू चीजों और लड़कियों के चक्करों से वह हमेशा दूर रहता था। उसके चेहरे पर एक ऐसा शांत भाव था जो किसी को भी उससे बेवजह बात करने की हिम्मत नहीं देता था। तभी लाइब्रेरी के शीशे वाले दरवाजे तेज आवाज के साथ खुले। ऊंची सैंडल की टकटक ने पूरे हॉल की शांति तोड़ दी। सभी ने सिर उठाकर देखा। वह लीसा पासा थी, शहर के सबसे बड़े कारोबारी और प्रभावशाली इंसान, जीवन पासा की इकलौती और लाडली बहन। वैसे तो लाइब्रेरी में शोर करना मना था, मगर लीसा पासा कुछ भी कर सकती थी। उसे कोई रोकने वाला नहीं था। लीसा के घमंड और खूबसूरती के चर्चे पूरे कॉलेज में मशहूर थे। वह जो चाहती थी उसे हासिल करना जानती थी। आज वह हल्के नीले रंग की महंगी डिजाइनर ड्रेस पहने अपने खास रोबदार अंदाज में चलती हुई सीधी उस टेबल की तरफ बढ़ रही थी जहां आनंद बैठा था। उसकी सहेलियां भी उसके पीछे थी। आनंद ने एक पल के लिए सिर उठाकर देखा, इस शोर की वजह समझे और फिर बिना ध्यान दिए दोबारा अपनी किताब में लग गया। लिसा को उसकी ये बेरुखी पागल कर देती थी। वह पिछले 6 महीनों से आनंद को देख रही थी। वह चाहती थी कि आनंद भी बाकी लड़कों की तरह उसके पीछे घूमे, उसका ध्यान पाने की कोशिश करे, मगर आनंद ने कभी उसकी तरफ ठीक से देखा तक नहीं था। लिसा जाकर सीधे आनंद की टेबल के सामने खड़ी हो गई। उसके महंगे इत्र की खुशबू पूरे हॉल में फैल गई। आनंद, लिसा ने थोड़ी ऊंची आवाज में पुकारा।
लाइब्रेरी में बैठे सभी छात्र अब इन दोनों की तरफ देखने लगे। आनंद ने धीरे से अपना पेन रखा, चश्मा ठीक किया, शांत नजरों से लिसा को देखा। जी, क्या आपको कोई काम है? उसकी आवाज बिल्कुल सीधी और ठंडी थी। लिसा ने दोनों हाथ टेबल पर रखे और थोड़ा झुककर बोली, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, मुझे तुम चाहिए। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे हो जाओ। मैंने आज तक जो चाहा वो पाया है और अब मेरी जिद तुम हो। पूरे हॉल में गहरा सन्नाटा छा गया। सिर्फ लोगों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। किसी लड़की का इस तरह सबके सामने इतने गर्व से प्यार का इजहार करना सभी के लिए चौंकाने वाला था, मगर आनंद के चेहरे का एक भाव तक नहीं बदला। वह अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसका कद लीसा से काफी लंबा था। उसने अपनी किताबें समेटी, उन्हें बैग में रखा और फिर बहुत शांति से लीसा की आंखों में देखकर बोला, मिस लीसा पासा, शायद आप भूल रही हैं कि ये लाइब्रेरी है, कोई फिल्म की जगह नहीं। और जहाँ तक आपकी जिद और प्यार की बात है, तो मेरे पास इन बेकार चीज़ों के लिए समय नहीं है। मेरी ज़िंदगी के मकसद बहुत बड़े हैं और उन मकसदों में आप जैसी जिद्दी और घमंडी लड़की की कोई जगह नहीं है। अपने पैसे और खूबसूरती का असर किसी और पर दिखाइए, मुझ पर नहीं। रास्ता छोड़िए, बेहद कठोर आवाज़ में कहते हुए आनंद ने अपना बैग कंधे पर डाला और उसे वहीं स्तंभ छोड़कर लाइब्रेरी से बाहर चला गया। लीशा का चेहरा पहले लाल और फिर सफ़ेद पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ उभर आए। उसकी सहेलियों ने उसे संभालने की कोशिश की, मगर उसने उन्हें झटक दिया। पूरे कॉलेज के सामने उसकी बेइज्जती हुई थी। लीसा पासा को किसी ने ठुकराया था, वह भी इतनी बुरी तरह। उसकी मुट्ठियां भिज गई और वह गुस्से से पैर पटकती हुई वहां से चली गई। पासा हाउस का ड्राइंग रूम किसी महल से कम नहीं रहा था। जीवन पासा सोफे पर बैठा अपनी फाइलें देख रहा था। वह लंबे कद, मजबूत शरीर और रौबदार व्यक्तित्व वाला आदमी था। उसकी गहरी काली आंखों में ऐसी शक्ति थी कि बड़े बड़े लोग उसके सामने नजरें उठाने से डरते थे। जीवन के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसने अपनी मेहनत से न सिर्फ पासा साम्राज्य खड़ा किया था, बल्कि अपनी छोटी बहन लीसा को भी माँ बाप दोनों का प्यार दिया था। लीसा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वह उसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं देख सकता था। तभी ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला। लीसा रोती हुई अंदर आई। उसकी हालत खराब थी, आंखों का काजल फैला हुआ था, बाल बिखरे हुए थे। जीवन तुरंत फाइलें छोड़कर खड़ा हो गया। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? किसने रुलाया मेरी बहन को? जीवन ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। लीसा हिचकियां लेते हुए बोली, भैया, उसने मेरी बेइज्जती की है। उसने सबके सामने मुझे अपमानित किया है। मैं मर जाऊंगी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। जीवन का शरीर गुस्से से तन गया। उसकी आंखों में आग उतर आई। कौन है वह जिसने जीवन पासा की बहन को रुलाने की हिम्मत की? नाम बताओ उसका, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। जीवन की तेज आवाज से पूरे घर के नौकर डर गए। तभी वहां जमुना ताई भी आ गई, जो कई पीढ़ियों से पासा परिवार के यहाँ काम करती चली आ रही थी। उन्होंने बचपन से जीवन और लीशा को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा था। भैया, उसका नाम आनंद है, वो मेरे कॉलेज में पढ़ता है, मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन उसने मुझे घमंडी और बिगड़ी हुई लड़की कहा। उसने मुझे ठुकरा दिया। लीसा ने रोते हुए पूरी बात अपने अंदाज में बढ़ा चढ़ाकर बता दी। जीवन ने गहरी सांस ली, खुद को संभालने की कोशिश की। एक मामूली सा लड़का जिसकी कोई हैसियत नहीं, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी बहन को ठुकरा दे। जीवन ने लीसा का चेहरा अपने हाथों में ले लिया। प्यार से बोला, तुम रोना बंद करो, वह लड़का कल तुम्हारे कदमों में होगा। ये जीवन पासा का वादा है। लीसा भाई के सीने से लगकर शांत हो गई थी। उसका भाई हमेशा अपना वादा पूरा करता था, लेकिन इस बार ये इतना आसान नहीं था। अगले 2 दिनों में जीवन ने आनंद के बारे में सारी जानकारी निकलवा ली। उसे पता चला कि आनंद सच में बहुत शरीफ, मेहनती और स्वाभिमानी लड़का है और उसे डराना या खरीदना आसान नहीं होगा। जीवन ने अपने कुछ आदमियों को भेजकर आनंद को धमकाने की कोशिश भी की, लेकिन आनंद ने उल्टा उन्हें पुलिस बुलाने की धमकी देकर वहां से भगा दिया। ये बात लीसा तक पहुंच गई। आनंद किसी भी हालत में मानने को तैयार ही नहीं है। जिद्दी लीसा के लिए ये बात सहन करना मुश्किल हो गया। उसने वही रास्ता चुना जो वह अक्सर अपनी बात मनवाने के लिए अपनाती थी, लेकिन इस बार मामला बहुत गंभीर हो गया। अस्पताल का वीआईपी कमरा दवाइयों की तेज गंध से भरा हुआ था। जीवन पासा कमरे के दरवाजे के पास खड़ा था और उसका चेहरा गुस्से, परेशानी और बेबसी से भरा हुआ था। बिस्तर पर लीसा लेटी हुई थी, जिसकी कलाई पर सफेद पट्टी बंधी हुई थी। उसने नींद की गोलियां खाने के बाद अपनी कलाई की नस काटने की भी कोशिश की थी। ये उसकी खुदकुशी की तीसरी कोशिश थी और इस बार वह सच में मौत के मुंह से वापस आई थी।
डॉक्टर अभी अभी कमरे से बाहर निकला था। उसने जीवन से साफ कह दिया था, मरीज की मानसिक हालत ठीक नहीं है। अगर उसे कोई भी भावनात्मक चोट पहुंची, अगली बार उसे बचाना नामुमकिन होगा। जीवन पासा धीरे धीरे चलता हुआ लिसा के बिस्तर के पास आया। लिसा की आंखें आधी खुली हुई थी। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। लिसा, ये क्या पागलपन है? तुम जानती हो तुम मेरे लिए क्या हो, फिर भी तुमने खुद को मारने की कोशिश की। जीवन की भारी आवाज में दर्द छिपा हुआ था। लिसा ने कमजोर नजरों से अपने भाई को देखा और मुश्किल से अपना हाथ बढ़ाकर जीवन का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भैया, मुझे मेरा प्यार चाहिए, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। उसकी आवाज़ कमज़ोर जरूर थी, लेकिन उसकी जिद बहुत मजबूत थी। ये सुनते ही जीवन पासा के दांत भिज गए। उसकी नसें तन गई। एक मामूली सा लड़का जो गरीब जरूर था, लेकिन स्वाभिमानी था। उसकी वजह से जीवन की बहन मौत के बिस्तर पर पड़ी थी। जीवन का खून खौलने लगा। उस लड़के ने ये कहकर लिसा को ठुकराया था, उसकी एक छोटी बहन है और जब तक वह अपनी बहन की शादी नहीं कर देता, तब तक खुद भी शादी नहीं करेगा। जीवन के दिमाग में यही बात घूम रही थी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी सुबह ही होगी, जीवन ने फैसला सुनाने वाले अंदाज में कहा। उसकी आंखों में अब कोई नरमी नहीं थी। उसने अपनी बहन के माथे को प्यार से चूमा, उसका हाथ धीरे से बिस्तर पर रखा, तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। उसके कदमों की आवाज़ अस्पताल के गलियारों में गूंज रही थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और अपने मुख्य गार्ड को कॉल लगा लिया। लड़कों को तैयार करो और गाड़ियां निकलवा लो। हम अभी इसी वक्त आनंद के घर जा रहे हैं। आज रात या तो वो मेरी बहन का जीवन साथी बनेगा या फिर उसकी लाश उठेगी। जीवन की आवाज़ इतनी खतरनाक थी, गार्ड भी एक पल के लिए डर गया। शहर के एक साधारण लेकिन साफ सुथरे मोहल्ले की संस्कारी गलियों में जब 3 काली गाड़ी एसयूवी गाड़ियां आकर रुकी, तो मोहल्ले के लोग डरकर अपने दरवाजे और खिड़कियों से झांकने लगे। रात के 11 बज रहे थे। जीवन पासा अपनी गाड़ी से उतरा। उसने गहरे भूरे रंग का कुर्ता पजामा पहन रखा था और उसके चेहरे पर खतरनाक गंभीरता थी। उसके गार्ड ने तुरंत आनंद के छोटे से घर को चारों तरफ घेर लिया। जीवन आगे बढ़ा और दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। कुछ ही देर के बाद दरवाजा खुला। सामने आनंद खड़ा था। वही साधारण सा रूप, वही गंभीर आंखें। इतनी सारी गाड़ियां गार्ड देखकर उसके माथे पर हल्की सिकन जरूर आई, लेकिन वो बिल्कुल नहीं घबराया। कौन है आप और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? आनंद ने दरवाजे का किनारा पकड़ते हुए सख्त आवाज में पूछा। जीवन ने उसे सिर से पैर तक देखा। यही वो लड़का था जिसने पासा हाउस की नींद उखाड़ रखी थी। जीवन को उसमें कोई खास बात नजर नहीं आई, सिवाय उसकी अजीब सी आत्मविश्वास भरी शांति के। मेरा नाम जीवन पासा है और मैं उस लड़की का भाई हूँ जिससे तुमने ठुकराने की हिम्मत की है। जीवन जबरदस्ती दरवाजा धकेलकर अंदर चला गया। वह एक छोटा सा घर था जिसमें एक तरफ चारपाई बिछी हुई थी, दूसरी तरफ छोटा सा रसोई घर था। आनंद ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया ताकि मोहल्ले वाले तमाशा न देखें। देखिए मिस्टर जीवन, मैं आपकी बहन को पहले भी जवाब दे चुका हूँ और आपके आदमियों को भी। आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? मुझे ना आप में कोई दिलचस्पी है और ना आपकी बहन में, आनंद ने साफ शब्दों में कहा। जीवन कुछ पल तक उसे घूरता रहा। आनंद शांत जरूर था, लेकिन उसकी आंखों में डर का नाम भी नहीं था। जीवन ने अपनी जेब से एक खाली चेक निकाला, आनंद के सीने पर फेंक दिया। जितनी रकम चाहिए भर लो, अपनी पूरी जिंदगी की गरीबी खत्म कर लो, लेकिन सुबह मेरी बहन के साथ तुम्हारी हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी होगी। तुम जानते नहीं हो कि तुमने किससे दुश्मनी मोल ली है। मेरी बहन इस वक्त अस्पताल में है और अगर उसे कुछ हुआ तो मैं इस पूरे मोहल्ले समेत तुम्हें मिटा दूंगा। जीवन ठंडी आवाज में धमकी दे रहा था। आनंद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने वो चेक जमीन पर ही पड़ा रहने दिया। अपनी दौलत अपने पास रखिए मिस्टर जीवन, मैं बिकने वाला इंसान नहीं हूँ। और जहाँ तक आपकी बहन की जिद की बात है, तो मैंने उसे साफ बता दिया था कि मेरे हालात मुझे इन सब चीज़ों की इजाज़त नहीं देते। मेरे माँ बाप नहीं है, मेरी एक छोटी बहन एकता, वह अभी पढ़ रही है। जब तक मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर लेता, जब तक मैं अपनी बहन की शादी नहीं कर देता, मैं अपने बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरी बहन मेरी जिम्मेदारी है, आपकी बहन नहीं। जीवन चुपचाप आनंद की बात सुनता रहा। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। आनंद का इनकार अब पैसों का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का सवाल था और जीवन पासा हर रुकावट हटाना जानता था। तभी अंदर वाले कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला। एक डरी हुई आवाज आई, भैया क्या हुआ है? कौन लोग हैं ये? जीवन ने मुड़कर देखा। दरवाजे के पीछे एक लड़की खड़ी थी।
जिसने डर के कारण अपने चेहरे के चारों तरफ दुपट्टा लपेट रखा था। सिर्फ उसकी बड़ी बड़ी डरी हुई आंखें दिखाई दे रही थी। वह आनंद की बहन एकता थी। जैसे ही जीवन की नज़र एकता पर पड़ी, उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना ने जन्म ले लिया। उसने फिर आनंद की तरफ देखा। उसके होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। अगर तुम्हारी बहन ही वो एक वजह है जिसके कारण तुम मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, तो फिर मैं यही वजह खत्म कर देता हूँ। जीवन धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आनंद के पास आया। आनंद चौंक गया। आपका क्या मतलब है? तुम मेरी बहन लीसा से शादी करोगे, बदले में मैं तुम्हारी बहन से शादी करूंगा। सौदा बराबर रहेगा। ना तुम्हारी बहन की जिम्मेदारी बचेगी और ना मेरी बहन की जान जाएगी। जीवन ने आनंद की आंखों में देखते हुए सख्त आवाज में कहा। आनंद के ऊपर जैसे बिजली गिर गई। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं अपनी मासूम बहन की जिंदगी आप जैसे निर्दयी इंसान के हवाले कर दूं? कभी नहीं। जीवन ने आगे बढ़कर आनंद की शर्ट पकड़ ली। तमीज से बात करो लड़के, ये कोई विनती नहीं है, ये जीवन पासा का फैसला है। अगर तुमने अभी हाँ नहीं कहा तो मैं तुम्हारी बहन को जबरदस्ती यहाँ से उठाकर ले जाऊंगा। फिर तुम सारी जिंदगी अदालत के चक्कर लगाते रहना। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर अपनी बहन की इज्जत बचाना चाहते हो तो चुपचाप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। आनंद बेबसी से जीवन को देखने लगा। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। एक तरफ उसकी बहन की इज्जत थी और दूसरी तरफ उसकी अपनी जिंदगी। शहर की काली रात और गहरी खामोशी के बीच ऐसा तूफान खड़ा था जिसने आनंद की दुनिया हिला दी थी। जीवन पासा के हाथ अभी भी आनंद की शर्ट पर थे और उसकी आंखों में पागलपन साफ दिखाई दे रहा था। आनंद की सांस सीने में अटक गई थी। उसने अविश्वास से जीवन को देखा और फिर नजर घुमाकर दरवाजे के पीछे खड़ी अपनी बहन एकता को देखा। एकता जो उसकी जान थी, जिसके लिए उसने अपनी पूरी जीवन मेहनत में गुजार दी थी। वही एकता जो तितली की तरह घर में हंसती खेलती रहती थी, आज एक निर्दय आदमी की नजरों का शिकार बन चुकी थी। तुम होश में तो हो जीवन पासा? आनंद ने पूरी ताकत से जीवन का हाथ हटाया और 2 कदम पीछे जाकर बोला। तुम्हारी बहन एक जिद्दी और बिगड़ी हुई लड़की है, जिसने अपनी जिद पूरी ना होने पर खुदकुशी जैसा नाटक किया, और तुम उसकी इस गलत हरकत की सजा मेरी मासूम बहन को देना चाहते हो। मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपनी एकता का हाथ तुम जैसे पत्थर दिल इंसान के हाथ में नहीं दूंगा। जीवन ने ठंडी और व्यंग भरी हंसी हंस दी, जो उस छोटे से घर की दीवारों से टकराकर गूंज गई। मरने का इतना ही शौक है तो वह भी पूरा कर दूंगा, लेकिन जरा सोचो आनंद, तुम्हारे मरने के बाद इस लड़की का क्या होगा? जीवन ने उंगली से दरवाजे के पीछे खड़ी एकता की तरफ इशारा किया। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मना करोगे और मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा? तुम मेरी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त इस लड़की को ठुकरा कर ले जाऊं। तुम पुलिस के दरवाजे पर भटकते रह जाओ, कोई तुम्हारी शिकायत तक नहीं सुनेगा। आनंद के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। वह जानता था जीवन जो कह रहा है वह सच है। ये ऐसे लोग थे जो कानून को अपनी जेब में रखते थे। उसकी नजरें फिर एकता पर गई, जो डर के कारण रो रही थी। उसे पूरी बात समझ नहीं आ रही थी, बस इतना समझ आ रहा था कि उसके भाई पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। देखिए मिस्टर जीवन, आनंद की आवाज़ अब पहले से धीमी और टूटी हुई हो चुकी थी, मेरी बहन का इस सबसे कोई लेना देना नहीं। मैं मानता हूँ कि मैंने लिसा को गुस्से में बहुत कुछ कह दिया था। मैं उससे माफ़ी मांग लूंगा, लेकिन मेरी बहन को इस मामले से दूर रखिए। वह बहुत छोटी और मासूम है। वह आपकी दुनिया में एक पल भी नहीं जी पाएगी। मैंने फैसला सुना दिया है। जीवन ने अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कठोर आवाज में कहा। मेरे पास समय नहीं। लिसा अस्पताल में है और डॉक्टर कह चुके हैं कि अगर उसे फिर से कोई सदमा लगा तो वह नहीं बचेगी। तुम्हारी बहन मेरी जिम्मेदारी होगी, लिसा तुम्हारी। तुम लिसा को वह सब दोगे जिसकी वह हकदार है। उसे हमेशा खुश रखोगे और बदले में मैं तुम्हारी बहन को उसकी हैसियत के मुताबिक पासा हाउस में रखूंगा। फैसला करो, शादी या फिर जीवन ने अपने गार्ड की तरफ इशारा किया, जिन्होंने अपनी बंदूकें सीधी कर ली। आनंद की आंखों से एक आंसू टूटकर गिर पड़ा। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसा भगवान से शिकायत कर रहा हो कि कैसी परीक्षा है। फिर उसने अपनी नजरें झुका ली और टूटी हुई आवाज में बोला, मुझे मंजूर है, लेकिन याद रखना जीवन पासा, अगर मेरी बहन की आंख से एक भी आंसू गिरा तो मैं तुम्हारी दुनिया जलाकर राख कर दूंगा। ये तो समय बताएगा। जीवन ने जीत भरी मुस्कान के साथ कहा और अपने मुख्य गार्ड को आदेश दिया कि तुरंत अस्पताल से लिसा को यहाँ लाया जाए। इस छोटे से मोहल्ले ने आज तक ऐसी रात नहीं देखी थी। आधे घंटे के अंदर आनंद का छोटा सा घर किसी पुलिस छावनी जैसा लगने लगा, जहाँ काले कपड़ों में खड़े गार्ड हर तरफ पहरा दे रहे थे। दरवाजे पर एक एम्बुलेंस आकर रुकी, जिसमें लिसा को व्हीलचेयर पर बैठाकर लाया गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था,
कलाई पर पट्टियां बंधी थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर आनंद पर पड़ी, उसके होठों पर कमजोर मगर जीत से भरी मुस्कान आ गई। उसने अपनी जिद पूरी कर ली थी। पंडित जी, जिन्हें जीवन के गाड़ों के बीच यहाँ लाया गया था, डर के कारण कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये कैसी शादी है, जहाँ न ढोल था न सहनाई, बल्कि बंदूकों के साए में 7 फेरे करवाए जा रहे थे। सबसे पहले आनंद लीसा की शादी हुई। पंडित जी ने जब लीसा से पूछा तो उसने तुरंत खुशी से हाँ कह दिया। जब आनंद की बारी आई तो वह कई पल तक चुप खड़ा रहा। उसकी नजरें जमीन पर जमी हुई थी। जीवन ने अपना हाथ बंदूक पर रखा। आनंद ने गहरी सांस ली और टूटे हुए दिल के साथ अपनी सहमति दे दी। अब बारी थी एकता और जीवन की। एकता को जब आनंद ने अंदर जाकर सारी बात बताई तो वो बेहोश होते होते बची और लगातार रोए जा रही थी। इसे जीवन की शक्ल देखकर ही डर लग रहा था। वह एक सीधी सादी मासूम सी लड़की थी, जिसने अपनी जिंदगी में कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, और आज उसे एक ऐसे आदमी के साथ बांध दिया गया था जिसकी आंखों में हमेशा गुस्सा भरा रहता था। आनंद अपनी बहन का हाथ पकड़कर आंगन में ले आया। एकता ने एक पुराना सा हल्के पीले रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा था, जिसमें उसका आधा सा चेहरा छिपा हुआ था। वह इतनी ज्यादा कांप रही थी, आनंद को उसे सहारा देकर कुर्सी पर बैठाना पड़ा। पंडित जी ने जब एकता से पूछा तो उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी, वो बस रोए जा रही थी। बोलो एकता, आनंद ने भारी आवाज में कहा। अपने भाई के लिए बोलो मेरी जान, एकता ने रोते हुए कांपती आवाज में बहुत मुश्किल से कहा। मुझे ये शादी मंजूर है। जीवन ने बिना कोई भाव दिखाए सपाट आवाज में शादी के लिए हाँ कर दी। उसने एकता की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। उसके लिए ये लड़की सिर्फ एक सौदा थी, एक ऐसा समझौता उसने अपनी बहन की जान बचाने के लिए किया था। शादी के कागजों पर दस्तक होते ही जीवन अपनी जगह से उठा। लीसा, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। जीवन ने आनंद को चेतावनी दी, फिर मुड़कर एकता का हाथ सख्ती से पकड़ा और उसे खींचते हुए दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। भाई, एकता ने चीख कर आनंद की तरफ हाथ बढ़ाया। आनंद तड़प कर आगे बढ़ा, लेकिन जीवन के गार्ड्स ने उसे रोक दिया। जीवन ने एकता को रोते हुए गाड़ी की पिछली सीट पर बैठाया और खुद भी अंदर बैठ गया। गाड़ियां धूल उड़ाती हुई वहां से निकल आई और आनंद अपने छोटे से घर में लीसा के साथ अकेले रह गया। पासा हाउस की आलीशान इमारत रात के अंधेरे में भी किसी महल जैसी लग रही थी। जीवन की गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और एकता को बाहर आने का इशारा किया। एकता, जो पूरे रास्ते रोती रही थी, डरते डरते बाहर निकली। उसने दुपट्टे को अपने चारों तरफ इतनी कसकर लपेट रखा था जैसे वही उसका आखिरी सहारा हो। जीवन लंबे कदमों से घर के अंदर चला गया। उसके नौकर उसे देखकर तुरंत सीधे खड़े हो गए। घर की पुरानी नौकरानी जमुना ताई दौड़ती हुई आई। जमुना ताई, इसे ऊपर गेस्ट रूम के पास वाले कमरे में छोड़ दीजिए और मुझे कोई परेशान न करे। मैं अपने स्टडी रूम में जा रहा हूँ। जीवन ने एकता की तरफ देखे बिना कहा और खुद तेज कदमों से आगे बढ़ गया। वह पिछले 2 दिनों से सोया नहीं था। बहन की जान लेने की कोशिश, अस्पताल के चक्कर और फिर ये जबरदस्ती की शादी उसका दिमाग खराब कर रही थी। जमुना ताई हैरानी से उस सहमी हुई लड़की को देख रही थी, जो किसी गांव की भोली भाली लड़की जैसी लग रही थी। आओ बेटी, तुम कौन हो और जीवन बाबू तुम्हें इतनी रात को यहाँ क्यों लेकर आए हैं? जमुना ताई ने प्यार से पूछा। एकता ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बहने लगे। जमुना ताई उसे प्यार से अपने साथ ऊपर ले गई और एक बहुत बड़े और सुंदर कमरे में छोड़ आई। रात के करीब 3 बजे थे। जीवन अपने स्टडी रूम में बैठा लगातार सिगरेट पी रहा था। जब उसकी आंखें भारी होने लगी, वह उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। उसका कमरा घर के सबसे बड़े और शानदार कमरों में से एक था। वह थका हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसने दरवाजा बंद किया, अंधेरे में ही अपना कोट उतारा और टाई ढीली की। उसका इरादा सीधे बिस्तर पर गिरने का था, लेकिन तभी उसकी नज़र कमरे के कोने पर पड़ी। सोफे के पीछे फर्श पर कोई सिकुड़कर बैठा हुआ था। जीवन तुरंत सतर्क हुआ और अंधेरे में अपनी बंदूक ढूंढने लगा, लेकिन फिर उसने झुलाकर कमरे की तेज लाइट जला दी। रोशनी होते ही उसने देखा कि एक लड़की घुटनों में सिर दिए बैठी थी। रोशनी पड़ते ही उसने डर कर सिर उठाया। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और वह डर से कांप रही थी। जीवन के माथे पर गहरी लकीरें पड़ गई। वह एक पल के लिए सब कुछ भूल गया था। उसका थका हुआ दिमाग इस लड़की को पहचान नहीं पा रहा था। उसने गुस्से में ऊंची आवाज में कहा, ए लड़की, कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? एकता, जो पहले से ही डरी हुई थी, उसकी भारी आवाज सुनकर तुरंत खड़ी हो गई और पीछे हटते हुए दीवार से जा लगी। मैं उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। मैं क्या?
जीवन गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। कौन हो तुम? चोर हो क्या? जमुना ताई को किसने कहा था तुम्हें यहाँ छोड़ने के लिए? एकता ने रोते हुए अपने दुपट्टे का किनारा कसकर पकड़ लिया और हिचकिचाते हुए बोली, मैं चोर नहीं हूँ। आपने अभी मुझसे शादी की है। जीवन के कदम वहीं रुक गए। उसके दिमाग में सब कुछ एकदम घूम गया। अस्पताल, आनंद का घर, जबरदस्ती की शादी, सब कुछ उसे याद आ गया। उसने अपना माथा पकड़ लिया। ओह! वो बड़बड़ाया, उसने ही तो जमुना ताई से कहा था इसे दूसरे कमरे में छोड़ दे। शायद जमुना ताई ने समझा कि ये जीवन की पत्नी है, इसलिए उसे सीधे उसके कमरे में भेज दिया। जीवन ने गुस्से भरी नज़र उस कांपती हुई लड़की पर डाली और झुंझलाकर बाथरूम का दरवाज़ा जोर से बंद करके अंदर चला गया। एकता वहीं दीवार से लगी फूट-फूट कर रोने लगी। फिर वह धीरे से सोफे पर जाकर बैठ गई। जीवन काफ़ी देर तक बाहर नहीं आया, तो वह वहीं सिकुड़कर सो गई। रात धीरे-धीरे गुजरती रही और जीवन के दिल की बेचैनी बढ़ती रही। अगली सुबह पासा हाउस में एक अजीब-सी खामोशी थी। सूरज की रोशनी जीवन के बड़े कमरे में फैल रही थी। एकता पूरी रात सोफे पर सिकुड़कर सोती रही। उसे डर था, वह गुस्से वाला आदमी बाहर आ जाएगा, उसे डांटेगा। लेकिन जीवन बाथरूम से निकलकर सीधे बिस्तर पर गिर गया और सुबह तक गहरी नींद में सोता रहा। सुबह 8 बजे जीवन की आंख खुली। वह अपनी आदत के मुताबिक उठा, लेकिन कमरे का नजारा देखकर उसके माथे पर फिर लकीरें पड़ गई। एकता फर्श पर बैठी पूजा कर रही थी। उसके सिर पर दुपट्टा था, हाथों में माला थी। जीवन को ये सब बहुत अजीब लगा। उसके घर में पूजा पाठ का कभी माहौल नहीं रहा था। वो बिना कुछ बोले फिर बाथरूम में चला गया ताकि ऑफिस के लिए तैयार हो सके। एकता ने पूजा खत्म की और वह खड़ी हुई। उसने कमरे को गौर से देखा। कमरा बहुत बिखरा हुआ था। जीवन के जूते एक तरफ पड़े थे और कोट दूसरी तरफ। एकता, जिसे घर के सारे काम करने की आदत थी, तुरंत कमरा ठीक करने लगी। उसने जूते अलमारी में रखे, कोट हैंगर पर टांग दिए। ड्रेसिंग टेबल पर बहुत सारी बोतलें रखी थी। एक बहुत सुंदर शीशे में सुनहरे रंग का इत्र रखा था। एकता ने उसे उठाया। उसने कभी इतना महंगा इत्र नहीं देखा था। कितना प्यारा रंग है, उसने मासूमियत से सोचा। उसने बोतल खोली, अपने कपड़ों पर छिड़कने लगी। खुशबू बहुत तेज थी, लेकिन उसने सोचा, बड़े घर में शायद ऐसे ही इत्र इस्तेमाल करते होंगे। उसने थोड़ा सा कमरे में भी छिड़क दिया ताकि जीवन खुश हो जाए कि कमरा महक रहा है। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। जीवन बाल सुखाता हुआ बाहर आया। बाहर आते ही तेज विदेशी परफ्यूम की खुशबू उसके नाक में गई और उसे जोर की खांसी आ गई। उसने हैरानी से इधर उधर देखा। एकता हाथ में बोतल पकड़े मासूमियत से उसे देख रही थी। ये क्या फैला रखा है कमरे में? जीवन ने खांसते हुए गुस्से में पूछा। एकता डरकर पीछे हट गई। मैंने तो इत्र लगाया है, कमरा साफ किया था। जीवन की नज़र उसके हाथ में पकड़ी बोतल पर गई। वह उसकी सबसे महंगी और पसंदीदा परफ्यूम थी, जिसकी आधी बोतल एकता ने कमरे और खुद पर उड़ेल दी थी। ये इत्र है, तुम्हें लग रहा है, मेरी सबसे महंगी परफ्यूम थी, जिसे तुमने पानी की तरह बहा दिया। जीवन गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। एकता इतनी डर गई कि वो ड्रेसिंग टेबल के पीछे छिपने लगी। वह किसी छोटी बच्ची जैसा ही लग रही थी, जो किसी डरावने आदमी से बचने की कोशिश कर रही हो। जीवन ने जब ऐसे छिपते देखा तो उसका गुस्सा थोड़ी झुंझलाहट में बदल गया। बाहर निकलो वहां से, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ जो ऐसे डर रही हो, वह ऊंची आवाज में बोला। एकता ने कांपते हाथों से दुपट्टा चेहरे पर किया और रोती हुई आवाज में बोली, आप बहुत बुरे हो, मुझे मेरे भाई के पास जाना है, आप मुझे खा जाओगे। उसकी ये मासूम बात सुनकर जीवन के अंदर का पत्थर दिल आदमी एक पल के लिए रुक गया। उसने एकता की बड़ी बड़ी डरी हुई आंखों में देखा। वह सच में इतनी मासूम और साफ दिल लग रही थी। जीवन को खुद पर गुस्सा आने लगा, लेकिन जीवन अपनी कमजोरी दिखाने वालों में से नहीं था। उसने अपना चेहरा सख्त किया, अलमारी से कपड़े निकाले और गुस्से में बोला, खबरदार, जो आगे से मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाया, और ये रोना बंद करो, मुझे रोती हुई लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कहकर वो कपड़े बदलने अंदर चला गया, लेकिन इस बार उसके दिल की धड़कन तेजी से बढ़ चुकी थी और जीवन को अंदाजा नहीं था कि ये मासूम लड़की बहुत जल्द उसके पत्थर जैसे दिल को बदलने वाली है। दूसरी तरफ आनंद के छोटे से घर में अलग ही हालत थी। लिसा, जो हमेशा आलीशान कमरों और एसी की आदत थी, रात भर गर्मी और मच्छरों से परेशान रही। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका सारा घमंड और जिद जैसे पसीने में बह चुका था। कमरे में एक पुराना पंखा चल रहा था, जो हवा कम और आवाज़ ज़्यादा दे रहा था। लिसा गुस्से में उठी, बाहर आंगन में आई। आनंद रसोई में खड़ा चाय बना रहा था। वह हमेशा की तरह शांत था और उसके चेहरे पर वही गंभीरता थी। आनंद, लिसा ने तेज आवाज में पुकारा, ये कैसी जगह है? यहाँ ना कोई नौकर है ना एसी। मैं पूरी रात सो नहीं पाई।
जल्दी से मेरा नाश्ता ला, मुझे ब्लैक कॉफ़ी चाहिए। आनंद ने चूल्हा बंद किया, 2 कपों में चाय डाली और प्लेट में अंडा पराठा रखकर चारपाई पर रख दिया। फिर वो लिसा की तरफ मुड़ा। मिस लिसा, ये पासा हाउस नहीं है, यह आनंद का घर है। यहाँ ब्लैक कॉफ़ी नहीं, दूध वाली चाय बनती है और यहाँ हर काम खुद करना पड़ता है। मैं कॉलेज जा रहा हूँ, नाश्ता रखा है, खा लीजिए। दोपहर का खाना आपको खुद बनाना पड़ेगा। क्या? लिसा की आंखें फैल गई। मैं खाना बनाऊंगी? मैंने आज तक रसोई का दरवाजा तक नहीं खोला, तो अब खोल लीजिए। आनंद ने अपना बैग कंधे पर डाला। आपकी जिद थी मुझसे शादी करने की, अब मेरे हालात के साथ रहना भी सीखना पड़ेगा। ये कहकर आनंद घर से बाहर चला गया। लिसा गुस्से में पैर पटकती रह गई। उसे लग रहा था कि अपनी ही जिद में उसने खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। वह चारपाई पर बैठकर चाय को घूरने लगी। उसे बहुत भूख लगी थी। आखिरकार उसने पराठे का एक टुकड़ा तोड़ा। साधारण सा अंडा पराठा उसे इतना स्वादिष्ट लगा कि उसने पूरी प्लेट साफ कर दी। उसे महसूस हो रहा था कि शांत लड़के में एक अलग ही बात है, जो उसे गुस्सा दिलाने के बावजूद उसकी तरफ खींच रही थी। दोपहर में जब लिसा रसोई में आटा गूंदने लगी, तो पूरा किचन और उसके कपड़े आटे से भर गए। वे वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगी। तभी दरवाजा खुला, आनंद अंदर आया। लिसा की हालत देखकर पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने अपना बैग रखा, रसोई में आया, लिसा के हाथ से बर्तन लेकर खुद आटा गूंदने लगा। लिसा चुपचाप उसके चौड़े कंधे और मेहनत करते हाथों को देखती रही। इस लड़के की सादगी और मेहनत धीरे धीरे उसे बदल रही थी। पासा हाउस में उसी शाम एक बड़ी बिजनेस पार्टी थी। जीवन को अपने विदेशी मेहमानों के साथ डिनर करना था और वहाँ परिवार का होना जरूरी था। इसलिए जीवन शाम को जल्दी घर आ गया था। उसने जमुना ताई को बुलाकर कहा, जमुना ताई, इस लड़की को ठीक से तैयार कीजिएगा। वे बड़े बड़े लोग होंगे, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। जमुना ताई खुशी खुशी एकता के कमरे में गई। एकता अभी भी डरी डरी सी रहती थी, लेकिन जमुना ताई के प्यार ने उसे थोड़ा संभाल लिया था। जमुना ताई ने उसे बहुत सुंदर हल्के हरे रंग का लहंगा पहनाया, जिस पर चांदी का काम था। एकता ने हल्का सा श्रृंगार किया, अपने लंबे काले बाल सलीके से बांधे। जब वो तैयार होकर आईने के सामने खड़ी हुई, तो जमुना ताई भी उसे देखकर बोल उठी, मेरी बच्ची, आज तो चांद जैसी लग रही है, भगवान बुरी नजर से बचाए। वह सच में बहुत सुंदर और मासूम लग रही थी। जीवन ड्राइंग रूम में खड़ा बार बार घड़ी देख रहा था। उसे देर हो रही थी, ये लड़की हमेशा देर करती। वो बड़बड़ाया। तभी सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आई। जीवन ने झुंझलाकर ऊपर देखा। उसकी नज़र वहीं ठहर गई। एकता सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसकी नज़रें झुकी हुई थी, चेहरे पर सादगी शर्म थी। उसका रूप इतना सुंदर लग रहा था। जीवन जैसा आदमी भी कुछ पल के लिए उसे देखता रह गया। एक पल के लिए जीवन अपनी सांसें रोककर उसे देखता रह गया। वह इस सीधी सादी लड़की को पहली बार इस नज़र से देख रहा था। उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए तेज हो गई। चलो, देर हो रही है, जीवन ने मुश्किल से अपनी नजरें हटाई और गला साफ करते हुए कहा, लेकिन उसकी भारी आवाज उसके अंदर की बेचैनी बता रही थी। पार्टी में सबकी नजरें जीवन और उसके साथ आई। उस नई और बेहद खूबसूरत लड़की पर टिकी हुई थी। एकता इतने सारे लोग और तेज रोशनी को देखकर घबरा रही थी। उसने डरते डरते जीवन के कोट की बांह पकड़ ली। जीवन ने हैरानी से अपने बाजू पर रखी उसकी छोटी सी कांपती उंगलियों को देखा। उसके अंदर एक अजीब सा सुरक्षा का एहसास जाग उठा। उसने बिना कुछ कहे अपना हाथ थोड़ा मोड़कर एकता को अपने और करीब कर लिया, ताकि उसे सुरक्षित महसूस हो। तभी घमंडी सी एक बिजनेस वूमेन, जो जीवन को पसंद करती थी, उसके पास आई और एकता को ऊपर से नीचे तक देखकर ताने भरी आवाज में बोली, जीवन, ये गांव की लड़की कौन है? आपकी कोई दूर की रिश्तेदार है क्या, जिसे आप दया करके यहाँ ले आए हैं? जीवन की आंखों में गुस्से की चमक दौड़ गई। उसने एकता के कंधे पर अपना मजबूत हाथ रखा और बहुत सख्त और रौबदार आवाज में बोला, अपनी जुबान संभाल कर बात करो ममता। ये मेरी कोई दूर की रिश्तेदार नहीं, बल्कि मेरी पत्नी है, मिसेस जीवन पासा, और मुझे अपनी पत्नी के बारे में एक भी गलत बात सुनना पसंद नहीं। उम्मीद है तुम समझ गई होगी। एकता ने हैरानी से सिर उठाकर जीवन को देखा। वही आदमी जो घर में हर बात पर उसे डांटता था, आज सबके सामने उसे इतनी इज्जत और सुरक्षा दे रहा था। उसी पल एकता के दिल से जीवन का सारा डर जैसे खत्म हो गया और उसकी जगह एक मीठा सा नया सा एहसास जन्म लेने लगा। समय के साथ दोनों घरों की हालत तेजी से बदल रही थी। एक दिन लिसा कॉलेज के बाहर आनंद का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी पुरानी अमीर सहेली वहां आ गई। लिसा का साधारण सा रूप देखकर वह सब हंसने लगी। ये क्या हालत बना लिया है तुमने लिसा? एक लड़की ने मजाक उड़ाते हुए कहा।
उस गरीब और रूखे लड़के से शादी करके तुमने अपनी जिंदगी खराब कर ली। देखो अपना हाल, वह तुम्हें बड़ी गाड़ियां और महंगे कपड़े तो छोड़ो, अच्छा खाना तक नहीं दे सकता। लिसा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उससे पहले कि वह कुछ कहती, आनंद वहां आ गया। उसने ये सारी बातें सुन ली थी। उसके चेहरे पर तकलीफ साफ दिखाई दी, लेकिन वह चुपचाप बाइक स्टार्ट करने लगा। तभी लिसा ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी सहेलियों के तरफ मुड़कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आज एक नया आत्मविश्वास था। तुम लोगों को मेरी जिंदगी खराब लगती है ना, लेकिन ये सच है कि मुझे अब समझ आया कि असली सुकून क्या होता है। हाँ आनंद मुझे महंगे कपड़े और ब्रांड की चीजें नहीं दे सकता, लेकिन वो मुझे इज्जत देता है। वो मुझ पर चिल्लाता नहीं, बल्कि मेरी गालियों को प्यार समझता है। वह एक सच्चा और अच्छा इंसान है। सुन लो, मुझे इस बात पर गर्व है, मैं आनंद की पत्नी हूँ। आनंद हैरानी और खुशी से लिसा को देख रहा था। वही बिगड़ी हुई लिसा जिसे वह हमेशा घमंडी समझता था, आज सबके सामने उसका साथ दे रही थी। उसके दिल में लिसा के लिए जमी सारी नाराजगी धीरे धीरे खत्म होने लगी। दूसरी तरफ जीवन के कुछ पुराने दुश्मन जो उसे व्यापार में हार चुके थे, बदला लेने का मौका ढूंढ रहे थे। एक शाम जब एकता जमुना ताई के साथ पास के मंदिर में पूजा करके वापस लौट रही थी, तभी कुछ गुंडों ने सुनसान सड़क पर उनकी गाड़ी रोक ली। गाड़ी रुकते ही वह एकता को जबरदस्ती बाहर खींचने लगे। छोड़ो मुझे जमुना ताई, बताइए मुझे। एकता डर से चीखने लगी। तभी एक काली लैंड क्रूज तूफान की तरह वहां आकर रुकी। जमुना ताई ने पहले ही जीवन को फोन कर दिया था। जीवन अपनी जान की परवाह किए बिना उन गुंडों पर टूट पड़ा। उसकी आंखों में आग भरी हुई थी। उसने अकेले ही उन सबको इतनी बेरहमी से मारा कि वह अपनी जान बचाकर भागने लगे। इस मारपीट में एक लोहे की रोड जीवन के माथे पर लगी। उसके माथे से खून बहने लगा। वह तुरंत एकता के पास आया, जो जमीन पर बैठी रो रही थी। एकता तुम ठीक हो? किसी ने तुम्हें हाथ तो नहीं लगाया? उसने घबराकर पूछा। एकता ने जब जीवन के माथे से बहता खून देखा तब वह अपना सारा डर भूल गई। वह तुरंत उठी और अपने दुपट्टे का किनारा पकड़कर उसके माथे पर दबाने लगी। आपका खून निकल रहा है, आपने ये क्या कर लिया? एकता रोते हुए बोली। उसके आंखों में जीवन के लिए जो सच्चा दर्द और चिंता थी, उसने जीवन के दिल को छू लिया। जीवन ने धीरे से एकता के कांपते हाथ पर अपना हाथ रखा। हल्की मुस्कान के साथ बोला, पगली रोती क्यों हो? मुझे कुछ नहीं हुआ। जब तक जीवन पासा जिंदा है, तुम्हारी तरफ उठने वाली हर नजर तोड़ दूंगा। कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। यही वो पल था जब दोनों के दिलों की सारी दूरियां खत्म हो गई, गलतफहमियां मिट गई और प्यार ने चुपचाप उनके दिलों में जगह बना ली। 3 महीने के बाद कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी। आनंद के घर के छोटे से आंगन में जब चारपाई की जगह 2 सुंदर कुर्सियां रखी थी। शाम का समय था। आनंद कॉलेज से वापस आया तो उसने अपने हाथ पीछे रखे थे। लिसा रसोई से उसके लिए चाय बनाकर लाई। अब वो एक बहुत अच्छी और समझदार पत्नी बन चुकी थी। आंखें बंद करो लिसा, आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ आपके हाथ में? लिसा ने हैरानी से पूछा, लेकिन उसने आंखें बंद कर ली। आनंद ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा। उसमें लाल रंग की सुंदर कांच की चूड़ियां और चमेली के फूलों का गजरा रख दिया। अब आंखें खोलो। लिसा ने आंखें खोली और अपनी कलाइयों में सजी चूड़ियां देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। ये सब मेरे लिए? उसने भावुक होकर पूछा। तुम्हारी पुरानी जिंदगी जितना महंगा तो नहीं है, लेकिन अपनी पहली बचत से सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। शायद बड़े ब्रांड जैसा ना हो। आनंद ने प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहा। इनके सामने दुनिया के सारे ब्रांड भी छोटे हैं। लिसा ने रोते हुए आनंद को गले लगा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सारी दौलत और सारा सुकून आज उसके कदमों में आ गया हो। दूसरी तरफ जीवन पासा के आलीशान घर का माहौल भी पूरी तरह बदल चुका था। जीवन पासा ये सख्त इंसान सिर्फ बाहर वालों के लिए है। घर में तो वो पूरी तरह उसका दीवाना बन चुका था। जीवन आखिरकार मुस्कुरा दिया। अच्छा बाबा, मान गया, चलते हैं। मीटिंग रद्द करता हूँ, दुनिया जाए भाड़ में। मेरी पत्नी के गोलगप्पे ज्यादा जरूरी हैं। थोड़ी देर के बाद दोनों बाजार में एक ठेले के सामने खड़े गोलगप्पे खा रहे थे। एकता बच्चों की तरह खुश होकर हंस रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी। जीवन उसे देखता रहा। उसे बार बार वही रात याद आ रही थी जब उसने गुस्से और मजबूरी में रिश्ता बनाया था। उसने तो बदले और मजबूरी का सौदा किया था, अपनी बहन लिसा की जान बचाने के लिए। एकता को इस रिश्ते में बांध दिया था, लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि वही रिश्ता उनकी जिंदगी का सबसे सुंदर तोहफा बन गया था। एकता ने उसके पत्थर जैसे दिल को प्यार से भर दिया था। दूसरी तरफ आनंद और लिसा की जिंदगी भी अब खुशियों से भर चुकी थी। लिसा अब पहले जैसी जिद्दी और घमंडी लड़की नहीं रही थी।
वह आनंद के छोटे से घर को अपने प्यार और अपनापन से घर बना चुकी थी। आनंद कॉलेज से लौटता तो लिसा उसके लिए अपने हाथों से चाय बनाती, उसका इंतजार करती और उसकी छोटी-छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखती। आनंद को अब महसूस होने लगा था, असली खुशी पैसों और शान-ओ-शौकत में नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों में होती है। उस रात चारों लोग जीवन पासा के बड़े घर की छत पर साथ बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी। जमुना ताई दूर खड़ी सबको मुस्कुराकर देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने जीवन और लिसा को बचपन में पाला था और आज उन्हें खुश देखकर उसका दिल भर आया था। एकता हंसते हुए लिसा को गोलगप्पे खिलाने की जिद कर रही थी। आनंद उन दोनों की बातों पर मुस्कुरा रहा था। जीवन ने एकता की तरफ देखा जो चांदनी में और भी खूबसूरत लग रही थी। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। एकता ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो जीवन मुस्कुरा दिया। तुम जानती हो एकता, अगर उस रात तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो शायद मैं कभी खुश रहना सीख ही नहीं पाता। एकता शर्माकर मुस्कुरा दी। उसने अपना सिर जीवन के कंधे पर रख दिया। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे हर दर्द, हर मजबूरी, हर गलतफहमी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हो। वह रिश्ता जो मजबूरी और डर दबाव में शुरू हुआ था, आज प्यार और भरोसे अपनापन में बदल चुका था। प्यार ने घमंड, गुस्से और जिद सबको हरा दिया था और अब इन चारों की जिंदगी में सिर्फ खुशी और सुकून और अपनेपन का राज था। यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला अंत था। अगर आज की कहानी ने आपके दिल के किसी कोनों को छू लिया हो, तो आगे आने वाली रोमांच से भरी दिलचस्प कहानी के सफ़र में मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करते जाएं।